हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लगातार बने हुए हैं। और पिछली क्लासेस में अगर आपने देखा होगा तो आप जान पा रहे हैं कि हम पवन के बारे में पढ़ चुके हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको हम कवर कर चुके हैं। और धीरे धीरे हम लास्ट यूनिट के थोड़ा सा पहले, यानी कि अभी एक यूनिट और बचा हुआ है, लेकिन हम लास्ट यूनिट तक करीबन पहुंच चुके हैं और कुछ कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं जिसको कवर कराने हैं। वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे कवर इस मंथ तक। फिलहाल अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वायु राशि की संकल्पना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम आज पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास। ठीक है। इसके पहले लेकिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एयर यानी कि पवन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। पवन अभी तक आप महसूस कर रहे होंगे बस पवन, लेकिन आपने जब भूगोल को बहुत अच्छे से अध्ययन किया तो आप ये समझ पाए कि पवन हमारे कई प्रकार के होते हैं। कुछ पवन ऐसे होते हैं जो पूरे हर टाइम पर एक समान रूप से चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर मौसम में उस प्रकार से चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर प्लेस में उस तरह से चलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम अपने आसपास देखते हैं। तो ये सारी चीजें आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से। उम्मीद है कि आपका त्योहार भी बहुत अच्छे से मन गया होगा, दीपावली का। अभी हम आज के क्लास को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं कि ये वायु राशि क्या है, वायु राशि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसको सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने नाम दिया था, और भी बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर में ये एयर मास होता क्या है। तो जैसा कि आप इस शब्द से ही समझ पा रहे हैं, एयर मास यानी कि ऐसा एयर जिसमें कुछ वजन हो, कुछ मास हो, कुछ पार्टिकुलर्स, कुछ पार्ट्स हो, कुछ गैसेस का सम्मिश्रण हो, ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन ये एयर मास केवल उतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। हम बहुत सारी चीजें समझेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको हम कवर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी। तो इसकी खोज हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। नॉर्वे के एक प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी है जो कि जिनका नाम है विल्हेम बर्गनेस। ठीक है। कौन, क्या नाम है? विल्हेम विल्हेम बर्गनेस। और इन्हीं के पुत्र थे जैकब जैकब बर्गनेस। कौन थे? जैकब बर्गनेस। इन्होंने ही वायु राशि और वाताग्रों की, वाताग्र क्या है वो आप आने वाले लेक्चर में समझेंगे कि वाताग्र क्या होता है। फिलहाल अभी हम ये समझ रहे हैं कि वायु राशि क्या होती है। तो इन्होंने ही वाताग्र और वायु राशि की खोज की थी। मतलब इनको ही लगा कि हाँ, ये भी एक चीज होता है, ये भी कोई चीज होती है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये चीजें हैं क्या, वायु राशि आखिर है क्या चीज। तो लेकिन इसका जो ये वर्कनेस महोदय थे, जैकब वर्कनेस महोदय, इन्होंने ये कहा कि ये जो वायु राशि है इसका जो यूज है वो मौसम पूर्वानुमान में किया जा सकता है। और इसी बात को सिद्ध किया था टी बर्जरान और सोलबर्ग ने। ठीक है। किसने किसने? टी वर्जना वर्जरान और सोलबर्ग ने ये सिद्ध किया था कि मौसम पूर्वानुमान में वायु राशि की बहुत ही ज्यादा महत्ता है। ठीक है। आइए जानते हैं कि वायु राशि है क्या। ठीक है। वायु राशि क्या होती है। तो हमने आपको ये चीज बताया है कि आप जब भी भूगोल में आंसर राइटिंग करें तो अपने साथ आप ये चीज तो पक्का रख के चलिए कि आपको कई सारे भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखने हैं परिभाषा में। तो जब आप ऐसा करते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फिलहाल जानते हैं कि बारी और चोरले के अनुसार, क्या नाम है? बारली बारी और चोरले के अनुसार, बारी और चोरले के अनुसार इन्होंने कहा कि वायु राशि एक विशाल एवं विस्तृत वायुपुंज है। क्या है? विशाल है और एक वायुपुंज है, वायुपुंज है जिसके भौतिक गुण जैसे कि तापमान हो गए, आर्द्रता हो गई, या फिर तापमान हो गए, ये सारी चीजें सैकड़ों किलोमीटर तक क्षैतिज रूप में एक प्रकार की हो, एक समान रूप में हो, एक रूपता रखती हो। उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। इन्होंने क्या कहा कि जो वायु राशि है वो क्या चीज है? जो वायु राशि है वो एक विशाल और विस्तृत वायुपुंज है। वायुपुंज मतलब वायु के ढेर सारे वायु का एक समूह है, एक समूह है। और कैसा समूह है? ऐसा समूह है जिसके
भौतिक गुण जैसे कि तापमान हो गए, आर्द्रता हो गई, ये सारी चीजें 1 किलोमीटर तक नहीं बल्कि लंबे सैकड़ों किलोमीटर तक क्षैतिज अवस्था में, क्षैतिज रूप में एक रूपता इनमें रहे। आइए इसको हम समझते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए ये कोई सतह है, ये कोई सतह है और इस सतह पर क्या हुई, यहाँ ऊपर एक एयर मास बना, ठीक है, एयर मास बना, क्योंकि ऊपर हम जानते हैं कि हवाओं का जो प्रवाह होता है वो ऊपर की दिशा में होता है, जो भी गर्म होती हैं या फिर विभिन्न प्रकार की दशाएं उत्पन्न होती है, तो वायु अक्सर जब ऊपर जाती है तो यहाँ वायु पुंज, कई सारे वायु का एक प्रकार से एक समूह बन गया, ठीक है, समूह कह सकते हैं उसको। तो ये है, अब यहाँ पे एयर मास की उत्पत्ति हो गई, ये एयर मास है, लेकिन शर्त क्या है, इसका तापमान, इसकी आर्द्रता और इसके जितने भी भौतिक गुण होते हैं ना, सभी एक प्रकार के ही रहे। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये आधा जो है इधर का कुछ और इसमें भौतिक गुण माने जा रहे हो और इधर का कुछ और भौतिक गुण हो, मतलब यहाँ तापमान कम हो, यहाँ तापमान ज्यादा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, वो एयर मास फिर नहीं कहलाएगा। एक सैकड़ों किलोमीटर के सतह पर, सैकड़ों किलोमीटर की सतह पर जो एक वायुपुंज का एक वायुपुंज की स्थापना होती है, उसके सभी जो भौतिक गुण हैं वो एक समान हो, एक समान देखे जा रहे हो, तो ऐसे स्थिति में उसको हम क्या बोलते हैं, वायु राशि बोलते हैं। और ये जो संकल्पना दी वो किसने दी थी, वो बारी और चोरले महोदय ने दी थी। क्या दिया था इन्होंने, वायु राशि एक विशाल और विस्तृत वायुपुंज है जिसके भौतिक गुण जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, या फिर तापमान की जो दर है वो सैकड़ों किलोमीटर तक क्षैतिज रूप में एक समानता, एक रूपता के रूप में पाई जाती हो। तो उम्मीद है कि आप ये चीज समझ गए होंगे कि बारी महोदय क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि एन स्ट्रॉलर और एच स्ट्रॉलर महोदय के अनुसार ये वायु राशि क्या है, ठीक है। वायु राशि, इन्होंने क्या बोला कि उस विस्तृत वायुपुंज को वायु राशि कहते हैं जिसमें विस्तृत क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान और आर्द्रता में लगभग समरूपता रहती है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि उस विस्तृत वायुपुंज को, मैंने वायुपुंज किसको बताया था, जो सतह से ऊपर उठ के गई थी, सतह से ऊपर उठ के गई थी, जो मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया। तो उस विस्तृत वायुपुंज को वायु राशि कहते हैं। अब उसको वायु राशि कब कहेंगे, जिसमें विस्तृत क्षेत्र में, मतलब एक कम दूरी का क्षेत्र नहीं है, लंबे समय का दूरी है, विस्तृत क्षेत्र में ऊंचाई के साथ साथ, ऊंचाई मान लो है भी, तो तापमान और आर्द्रता में एक समान रूपता बनी रहे, एक समान रूपता बनी रहे। ये किसने कहा था, ए एन स्ट्रॉलर और ए एच स्ट्रॉलर महोदय ने कहा था। तो उम्मीद है कि आप ये परिभाषा भी अच्छे से याद कर लेंगे। मैंने बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं रखी थी ताकि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाए। अब हम ये जान चुके हैं कि वायु राशि क्या होती है और वायु राशि के संबंध में कौन कौन से भूगोलवेत्ताओं ने क्या क्या कहा है, जो कि प्रमुखता मैंने आपको बता दिया है। अब हम ये जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। ये जो वायु राशियां हैं इसकी भी तो कुछ विशेषताएं होंगी, तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, दो असमान तापमान, आर्द्रता, घनत्व वायु राशि के सम्मिलन से, सम्मिलन प्रदेश में वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात, झंझावात, ये सभी का जन्म होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, तो ये चीज है कि दो असमान, पहले ही दो शब्द से आप अनुमान लगाइए कि दो असमान तापमान, आर्द्रता, घनत्व की वायु राशियों के सम्मिलन, यानी कि जब दो वायु राशियां हैं, ठीक है, मान लो दो वायु राशियां हैं और दोनों असमान रूप से हैं, एक का तापमान ज्यादा हो सकता है और दूसरे का तापमान कम हो सकता है, एक की आर्द्रता ज्यादा हो सकती है तो दूसरे की आर्द्रता कम हो सकती है, एक का घनत्व ज्यादा हो सकता है तो दूसरे का घनत्व कम हो सकता है। तो ये एक प्रकार से दो असमान प्रकार की वायु राशियां हैं और ये जब आपस में मिलती हैं किसी प्रदेश में, इनके सम्मिलन प्रदेश में क्या होती है, वायुमंडलीय विक्षोभ उत्पन्न होता है, चक्रवात आते हैं और भी कई सारे वायुमंडलीय दशाएं देखने को मिलती हैं। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हो गई कि मौसमी वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित ज्यादातर कौन करता है, वायु राशियां करती हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे जानते हैं कि
हम इसको जैसे हम अभी मान लो आपके बारे में हमको अगर जानना हुआ कि आपकी की क्या दशाएं हैं, आप कैसे हैं, तो हम कुछ एक दो पॉइंट होते हैं जिसके अनुसार से हम अनुमान लगाते हैं। जैसे कि मान लो हम आपको अगर जानना चाह रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि चलो आप कहाँ तक पढ़े हुए हो, ठीक है, कहाँ तक आप पढ़े हुए हो और आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका नाम क्या है। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम दो रूप में लेकर के ही या कुछ पॉइंट्स लेकर के ही हम पूरे इंसान के बारे में पता लगा सकते हैं। या फिर मान लो हमको किसी स्कूल के बारे में जानना है, मान लीजिए आपको संत कबीर विद्यापीठ के बारे में ही जानना है, तो आप क्या करेंगे, या तो वहां के किसी टीचर से मिलेंगे या तो आप किसी स्टूडेंट से मिलेंगे, तो आप बहुत ही अच्छे से पूरी कॉलेज के बारे में जान लेंगे। उसी प्रकार से जो हमारी वायु राशियां हैं उनको भी हम कुछ दो पॉइंट लेते हैं और उसी दो पॉइंट के आधार पर ही हम पूरी वायु राशियों की प्रकृति को समझ लेते हैं। तो वो दो पॉइंट क्या है, वो उसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, लंबवत तापमान वितरण, लंबवत तापमान वितरण, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि उस वायु राशि में आर्द्रता की मात्रा क्या है, उस वायु राशि में आर्द्रता की मात्रा क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि जब हम लंबवत तापमान की वितरण को हम मतलब वायु राशियों के लंबवत तापमान वितरण को अगर हम समझेंगे तो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें ये पता चलता है कि वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता क्या है। वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता क्या है। अब मान लो अगर हम ये सोचे कि वायुमंडल बहुत ही ज्यादा दूर तक स्थिर है, क्या है, वायुमंडल बहुत ही ज्यादा दूर तक स्थिर है, तो उससे हम क्या अनुमान लगाएंगे कि ये जो वायु राशि है वो लंबी तो है पर इससे कोई भी दूसरे टाइप की वायु राशि नहीं मिल रही है, क्योंकि जैसे दूसरे टाइप की वायु राशि मिलेगी इनमें क्या हो जाएगा, वायुमंडल में बहुत सारी अस्थिरताएं उत्पन्न हो जाएंगी। वायुमंडल में जब विभिन्न प्रकार के जब वायु राशियों का सम्मिलन होता है तो वर्षा होती है, चक्रवात आता है, ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जब हम वायु राशियों की लंबवत तापमान वितरण पर ध्यान देते हैं तो हमको क्या पता चलता है, हमको ये पता चलता है कि वायुमंडल की स्थिरता क्या है और अस्थिरता क्या है, ठीक है, और वो हम कैसे पता चलेंगे वो हम आपको बता चुके। अब दूसरी बात, आर्द्रता की मात्रा। आर्द्रता की मात्रा से हम क्या समझते हैं कि मौसम आर्द्र है या अर्ध आर्द्र है या फिर शुष्क है। जैसे ही हम वायु राशि के अंदर आर्द्रता की मात्रा का हम अनुमान लगाते हैं या हमें पता चलता है तो उसी से हम ये चीज भी समझ जाते हैं कि मौसम के आर्द्र और शुष्क होने का क्या है, मतलब मौसम क्या आर्द्र में है या शुष्क है या अर्ध आर्द्र के रूप में है, ये सारी चीजें हम जान जाते हैं जैसे हमको ये पता चलता है कि वायु राशि में आर्द्रता की मात्रा क्या है। तो ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति की दशाएं क्या है। अभी तक आप जान चुके हैं कि वायु राशियां होती क्या है, वायु राशियां की विशेषताएं क्या होती हैं। आइए ये भी जानते हैं कि वायु राशियों की उत्पत्ति की दशाएं क्या क्या होती हैं, मतलब कब कब ये वायु राशियां उत्पन्न होती हैं। हाँ, तो आइए जानते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र समांगी, इसका एक लाइन में इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि कोई सतह है जो समान रूप से है, मतलब अगर महासागर है तो वो महासागर में उत्पन्न होगी ये वायु राशियां, या फिर महाद्वीप है तो महाद्वीप में उत्पन्न होगी वायु राशियां, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वायु राशियां महाद्वीप और महासागर दोनों के सम्मिलित रूप में एक वायु राशि बने, ऐसा नहीं हो सकता है। वायु का अभिसरण नहीं होना चाहिए और वायु की क्षैतिज गति की स्थिति में अपसरण होना चाहिए, ठीक है। वायु का अभिसरण नहीं होना चाहिए और वायु की क्षैतिज गति की स्थिति में उसका अपसरण नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें वायुमंडलीय दशाएं जो है वो लंबे समय तक एक स्थायी रूप में होनी चाहिए। अब ये क्यों होनी चाहिए, जब वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थायी रूप में रहेंगी तो जब वायु ऊपर का जो रहेगा वो उसके अंदर का तापमान हुआ, क्योंकि ये जो वायु राशियों की उत्पत्ति हो रही है वो सतह से तो हो रही है, सतह से ही तो ये वायु राशियों की उत्पत्ति हो रही है। तो जब सतह पर जो वो मौसमीय दशाएं हैं, वायुमंडलीय दशाएं हैं वो जब तक
स्थायी रहेंगी जब तक, कब तक स्थायी रहनी चाहिए? जब तक ये जो वायुमंडल का पुंज है, वायुपुंज जो है वो इसके सभी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर सम्मिलित ना कर ले, अपने अंदर वो भर ना ले। ये सारी चीजें हम एक आसान भाषा में कह सकते हैं कि जब तक पूरी तरह से वो एब्जॉर्ब ना कर ले उस वायुमंडलीय दशाओं को, तब तक के लिए ये सतह की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो स्थायी रहनी चाहिए। अब मान लो ऐसा रहा कि यहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट रही, ठीक है, तापमान सतह पर थोड़ी देर के लिए गर्माहट रही और वायु राशियों की उत्पत्ति हो रही है धीरे धीरे, और कुछ ही देर में ये ठंडा हो गया, तो वायु राशियों का वो जो सतह का पूरा तापमान था, जो हम कह रहे हैं कि तापमान बहुत ज्यादा था, वो तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर नहीं पाया, तो वहां पे वायु राशियों की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सतह है, सतह पर वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थायी रहनी चाहिए, जिससे कि ये जो वायुपुंज है वो उसके पूरे प्रॉपर्टीज को अपने भीतर एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, आप ये चीज समझ चुके होंगे। अब आइए जानते हैं कि कुछ मेन चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वायु राशि उत्पत्ति के लिए प्रति चक्रवात की स्थिति में क्या होता है कि उच्च वायु दाब केंद्र बनता है, उच्च वायु दाब केंद्र बनता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रति चक्रवात चलते हैं, मान लो प्रति चक्रवात चल रहा है, प्रति चक्रवात, तो यहाँ पर ही मिडिल में क्या होता है, यहाँ पे उच्च वायु दाब केंद्र बनता है, यानी कि हाई प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर। ठीक है, ये भी चीजें मैं आपको तब बताऊंगी बहुत अच्छे से जब हम चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे, आने वाले कुछ लेक्चर में हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं, तो आपको वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो दशाएं होती हैं, यानी कि मध्य में जब हाई प्रेशर चीजें क्रिएट होती हैं, तो उस टाइम पर वायु राशि उत्पत्ति के लिए बहुत ही ज्यादा आदर्श माना जाता है। ठीक है, तब बहुत ही ज्यादा आदर्श की स्थिति मानी जाती है। अब आइए जानते हैं वायु राशियों की उत्पत्ति के क्षेत्र। आप ये समझ चुके हैं कि वायु राशियां होती क्या हैं, वायु राशियों की विशेषताएं क्या हैं, साथ ही साथ इनकी उत्पत्ति कब होती है, क्यों होती है, उत्पत्ति कब होती है, क्यों होती है, ये चीजें आप समझ चुके हैं। अब आइए ये भी जानते हैं कि वायु राशियों की उत्पत्ति के जो क्षेत्र हैं प्रमुखतः वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वो भी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पूरा जो हमारा भूभाग है, पृथ्वी का जो भूभाग है, उसमें 6 ऐसे आदर्श केंद्र माने गए हैं, आदर्श क्षेत्र माने गए हैं, जहां पर वायु राशियों की उत्पत्ति बहुत ही आसानी से हो जाती है। उसमें पहला क्या है, ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र। कौन सा? ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र। और ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र, जो दूसरा है वो कौन सा है, ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र। उसी प्रकार से जो तीसरा है वो कौन सा है, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र। उसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र चौथा होगा, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र हमारा पांचवा होगा, और मानसूनी क्षेत्र हमारा छठवां आदर्श क्षेत्र है, जो कि वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अगर हम बात करें कि वायु राशियों की उत्पत्ति की बारे में, हम कुछ दो श्रेणियों में इसको विभाजित करते हैं, प्राथमिक अथवा मुख्य उत्पत्ति क्षेत्र, द्वितीयक अथवा गौड़ उत्पत्ति क्षेत्र। ठीक है, ये चीजें भी हम समझ लेते हैं। जो प्राथमिक होते हैं, प्राथमिक उत्पत्ति क्षेत्र, यानी कि जो मुख्य उत्पत्ति क्षेत्र होता है, ये क्या होता है, ये विस्तृत होता है, बहुत ही विस्तृत होता है। साथ ही साथ ये लंबे समय तक यहाँ पे वायु राशियां उपस्थित रहती हैं, दीर्घावधि के लिए वायु राशियां यहाँ पर उपस्थित रहती हैं। और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, उष्ण कटिबंधीय गर्म क्षेत्र, महासागरीय सतह, उष्ण मरुस्थलीय सतह और आर्कटिक शीत क्षेत्र। ये जो कुछ क्षेत्र मैंने आपको बताए, ये प्रमुखता होते हैं जहां पर प्राथमिक वायु राशियां उत्पन्न होती हैं। अब अगर हम द्वितीय क्षेत्र के बारे में समझे या फिर गौड़ उत्पत्ति क्षेत्र के बारे में समझे, तो ये विस्तृत समांग क्षेत्र होता है। ठीक है, विस्तृत समांग क्षेत्र। वेट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। हाँ, तो ये विस्तृत समांग क्षेत्र तो होते ही हैं, पर शर्त क्या होती है इसमें
ये तो इतनी होती है, पर शर्त क्या होती है कि यहाँ पे वायुराशियाँ बहुत कम समय के लिए होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कम समय के लिए होती है। मतलब जैसे ही वायुराशियाँ उत्पन्न हुई, तो ये तुरंत गतिमान हो जाती हैं, वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर स्थित नहीं रहती हैं। बल्कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था, वहाँ पर वायुराशियाँ उत्पन्न होती हैं, बहुत दीर्घ अवधि तक वहाँ पे वो स्थित रहती हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो द्वितीय क्षेत्र है या फिर गौण उत्पत्ति क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि विस्तृत समांग क्षेत्र तो होता है, पर यहाँ पे वायुराशियां बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, और जैसे ही इनकी उत्पत्ति होती है वो तुरंत ही गतिशील हो जाती हैं। तो ये इसकी प्रमुख कुछ विशेषताएं होती हैं। वैसे इनको सतह के आधार पर, जो वायुराशियां हैं उनको सतह के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है: महाद्वीपीय वायुराशियां, महासागरीय वायुराशियां। और अक्षांश के आधार पर इसको हमने दो भागों में विभाजित किया है: भूमध्य रेखीय वायुराशियां, उष्णकटिबंधीय उत्पत्ति क्षेत्र वायुराशियां, ठीक है? महाद्वीपीय उत्पत्ति क्षेत्र, महासागरीय उत्पत्ति क्षेत्र, ये सतह के आधार पर है। और अगर अक्षांशीय के रूप में हम वर्गीकरण देखें वायुराशियों का, तो ये भूमध्य रेखीय उत्पत्ति क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय उत्पत्ति क्षेत्र, ये प्रमुखतः है। आने वाले क्लासेस में हम वायुराशियों के और अच्छे से वर्गीकरण आपको समझाने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली हो, तो इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी क्लासेस के बारे में आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।